नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में एक दौर था। एक ऐसा दौर जहां वफादारी की कीमत मौत हुआ करती थी। जहां एक सिंहासन को एक मंत्री ने अपनी महत्वाकांक्षा से जीत लिया था। आज हम बात करेंगे शुंग वंश के पतन और कण्व वंश के उदय की। ये वो कहानी है जो धोखे और सत्ता परिवर्तन से लिखी गई थी। सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में ना बार बार गूंजता है। कोई भी साम्राज्य जो कभी अपने ताकत के शिखर पर हो, वो आखिर बिखर कैसे जाता है? क्या वजह होती हैं? और यही सवाल हमें शुंग वंश के पतन की कहानी तक ले जाता है। तो कहानी का जो सबसे ड्रामेटिक मोड़ है ना, वो आता है 73 ईसा पूर्व में। जरा सोच के देखिए, एक सम्राट और उसकी हत्या कोई और नहीं बल्कि उसी का सबसे भरोसेमंद मंत्री कर देता है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये तो एक पूरे युग का अंत था और एक नए वंश की, कह सकते हैं, खूनी शुरुआत। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और सबसे पहले शुंग वंश को जानना होगा। वही वंश जो कभी शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य के बाद एक बड़ी ताकत बनकर उभरा था। शुंग वंश की नींव रखी थी पुष्यमित्र शुंग ने। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। उन्होंने भारत के शायद सबसे बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के खंडरों पर एक नए दौर की शुरुआत की थी। और हां, एक ब्राह्मण राजवंश होने के नाते उन्होंने शासन में धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को एक बिल्कुल नई दिशा दी जो मौर्यों से काफी अलग थी। तो शुंग वंश का जो पूरा इतिहास है ना, वो साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। एक तो शुरुआती दौर था पुष्यमित्र और अग्निमित्र जैसे मजबूत शासकों का, जब साम्राज्य खूब फला फूला। और फिर आया बाद का दौर, जब शासक कमजोर होते गए और साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ने लगी। और आखिरकार 73 ईसा पूर्व में ये पतन अपने अंजाम तक पहुंच ही गया। तो फिर आखिर वो क्या वजह थी? ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य ढह गया? चलिए एक एक करके उन कारणों पर नजर डालते हैं जिन्होंने शुंग वंश की नींव को, कह लीजिए, अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। देखिए, शुंगों के पतन के पीछे मोटे तौर पर 4 बड़ी वजह थीं। पहली, कमजोर उत्तराधिकारी, ऐसे राजा जो अपने पूर्वजों की विरासत संभाली नहीं पाए। दूसरी वजह थी दरबार के अंदर ही चल रही साजिशें, मतलब घर का भेदी लंका ढाए वाली बात। तीसरी वजह, जो दूर के प्रांत थे उन्होंने बगावत कर दी और खुद को आजाद घोषित कर दिया। और चौथी, बाहर से भी दबाव था, खासतौर पर उत्तर पश्चिम से इंडो ग्रीक लगातार हमलावर हो रहे थे। और इस पूरी कहानी की सबसे कमजोर कड़ी कौन था? अंतिम राजा देवभूति। वो इतने कमजोर शासक थे कि उनके अपने ही मंत्री को उनके खिलाफ साजिश करने का और सत्ता हथियाने का, कह सकते हैं, एक खुला मैदान मिल गया। और बस उनकी यही कमजोरी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। और ठीक यहीं से कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है। शुंगों की राख पर एक नए वंश का उदय होता है, कण्व वंश। और इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही दुस्साहसी और महत्वाकांक्षी तख्तापलट से। ये तख्तापलट बहुत ही सीधा और क्रूर था। सोचिए, एक तरफ एक कमजोर राजा, दूसरी तरफ एक चालाक और महत्वाकांक्षी मंत्री। मंत्री ने बस सही मौके का इंतजार किया, राजा को रास्ते से हटाया और खुद सिंहासन पर जा बैठा। और इसी के साथ वासुदेव कण्व ने एक नए राजवंश की नींव रख दी। तो कण्व वंश में कुल मिला के 4 शासक हुए: वासुदेव, उनके बाद भूमिमित्र, फिर नारायण और आखिर में सुशर्मा। लेकिन इनकी सत्ता की कहानी कोई बहुत लंबी नहीं चली। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, सत्ता तो बदल गई, राजा बदल गया, लेकिन जमीन पर ज्यादा कुछ नहीं बदला। कण्वों ने राजधानी पाटलिपुत्र ही रखी, वो भी ब्राह्मण वंश के ही थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने शुंगों का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी प्रशासनिक ढांचा, वैसे का वैसा ही बनाए रखा। अब ये एक बहुत स्मार्ट मूव था। क्यों? क्योंकि इससे राज्य में स्थिरता बनी रही। उन्हें शासन चलाने के लिए एक बना बनाया सिस्टम मिल गया। असल में बदलाव सिर्फ टॉप पर हुआ था, यानी सिर्फ शासक परिवार बदला था। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है, सत्ता का चक्र तो हमेशा घूमता रहता है ना? तो जिस वंश की शुरुआत ही एक तख्तापलट से हुई हो, उसका अंत भी भला बहुत दूर कैसे हो सकता था? सिर्फ 45 साल, बस इतना ही। कण्व वंश का शासन सिर्फ 45 सालों तक ही चला। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उस दौर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी राजनीतिक अस्थिरता, कितनी ज्यादा थी। मतलब साफ था, एक मजबूत नींव के बिना कोई भी साम्राज्य लंबे समय तक टिक नहीं सकता था।
और कण्व वंश का अंत करने वाली ताकत वो उत्तर से नहीं आई बल्कि दक्षिण से आई। उस समय दक्कन में एक नई शक्ति उभर रही थी, सातवाहन वंश। वो एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके थे और उन्होंने ही कण्वों को हराकर मध्य भारत पर अपना झंडा गाड़ दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये दौर हमें मौर्य साम्राज्य के बाद के भारत की एक तस्वीर दिखाता है। एक ऐसा भारत जहां कोई एक सेंट्रल पावर, कोई एक केंद्रीय शक्ति बची ही नहीं थी। ये राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था, जब छोटी-छोटी रीजनल ताकतें उभर रही थीं और सत्ता के लिए आपस में लड़ रही थीं। और आखिर में बस यही सवाल बचता है, शुंगों का अंत हुआ तो कण्वों की शुरुआत हुई, कण्वों का अंत हुआ तो सातवाहनों का उदय हुआ। ये सब देखकर सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि इतिहास में सत्ता का ये खेल क्या बस इतना ही है कि एक का अंत हमेशा किसी दूसरे की शुरुआत होता है?